नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे केरल की, क्योंकि केरल में भी विधानसभा चुनाव है और केरल में खासतौर पर कांग्रेस का संकट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में महिलाओं की पर्याप्त उम्मीदवारी नहीं मिलने से नाराज पार्टी की नेता लतिका सुभाष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लतिका केरल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और विरोध जताते हुए उन्होंने तिरुवनंतपुरम में पार्टी दफ्तर के बाहर ही सिर भी मुंडवाया। बता दें कि केरल में कांग्रेस 92 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और 86 उम्मीदवारों की सूची पार्टी ने रविवार को जारी की है। इसमें लतिका सुभाष का नाम नहीं है। इस्तीफे के बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं दूसरी पार्टी में शामिल होने नहीं जा रही हूं, लेकिन विरोध जताने के लिए मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एम रामचंद्रन ने उम्मीदवारों की सूची तैयार करते वक्त महिलाओं की दावेदारी की अनदेखी की है, जो स्वीकार्य नहीं है। अब तक घोषित 91 उम्मीदवारों में से केवल 9 महिलाएं हैं, जबकि महिला कांग्रेस ने इन चुनावों में कम से कम 20 सीटें मांगी थी। और दरअसल लतिका खुद तुमनूर सीट से दावेदारी जता रही थी, लेकिन पार्टी ने यहां से प्रिंस लोकेश को उम्मीदवार बनाया है। और बता दें कि केरल में हाल ही में कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस को अलविदा कहा है। इनमें प्रदेश सचिव एमएस विश्वनाथन, महिला कांग्रेस सचिव सुजिया वेणुगोपाल और इंटक महासचिव पीके अनिल कुमार और प्रदेश कार्य समिति सदस्य के विश्वनाथन जैसे नेता शामिल हैं। Everybody know everything. But Nothing more. till the last Nothing more. minute, it was said that you will Nothing be. more. No. So you will. You are a Nothing Congress- about Latika you will- Subhash. You will always remain But a congressman. regarding Mahila Congress President, that is the thing. Latika Subhash is nothing. So you think the Congress has ignored the women completely in this? No. नेपाल सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेपाल जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद हेमंत जी। नेपाल जी, क्या समझा जाए कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है अलग अलग जगहों पर, और अब केरल में विधानसभा चुनाव है, वहां पर इस तरीके से बिखराव देखने को मिल रहा है कांग्रेस में। देखिए, कांग्रेस का बिखराव उसकी खुद की अपनी कमजोरी दर्शाता है और इस कमजोरी को भाजपा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस को वो कहीं ना कहीं ये एहसास कराते रहना चाहती है कि उसका नेतृत्व पूरा फेल हो चुका है। जनता में वो मैसेज देना चाहती है कांग्रेस अब कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जो भाजपा को चुनौती दे सकती है, और इसके लिए कांग्रेस का खुद का नेतृत्व जिम्मेदार है। अब आप केरल को देखिए, ठीक है, वो आज कह रहे हैं कि हम किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहे। ये तो द्विवेदी भी कह रहे थे जिस दिन उन्होंने पार्टी छोड़ी थी वहां पर कि मैं भी कहीं शामिल होने नहीं जा रहा हूँ, और थोड़े दिन बाद उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। बंगाल में भी ऐसा ही हुआ था। तो अभी कांग्रेस कुछ संभलती केरल को लेकर, वो अपना कुछ वार करती जाके वेस्ट बंगाल में, उन्होंने भाजपा ने फिर उसको वापस केरल में घेर लिया है। अब वो अपने केरल के नेताओं को समेटने में लग जाएगी, क्योंकि अब वो वहां पे तो कुछ कर नहीं पा रही है बंगाल में। तो बिल्कुल। तो अब वो सोचे कि मैं कांग्रेस का नेतृत्व तो पूरा कि शायद केरल को हम बचा ले जाएं। तो कांग्रेस की जो प्रॉब्लम है, कहीं उसके खुद के बड़े वरिष्ठ नेताओं से G23 को चैलेंज कर रहा है, कहीं उसके लोकल नेताओं को चैलेंज कर रहे हैं, और उनका नेतृत्व इस बात के लिए कंफ्यूज है कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करें। एक अकेले राहुल कैसे करेंगे, एक प्रियंका कैसे करेंगे, क्योंकि पार्टी कहीं ना कहीं एक परिवार की पार्टी की तरफ बढ़ गई है। उसमें जो शीर्ष नेता होते, देखिए जब से अहमद पटेल गए हैं एक सामंजस्य खत्म हो गया है शीर्ष नेता और नेताओं के बीच में। अहमद पटेल एक बहुत बड़ा कार्य करते थे, जो सबको मना के सबको समझा के साथ रखते थे और वो लोगों के साथ जुड़ाव रखते थे। लेकिन अब कांग्रेस में ऐसा कोई नेता ही नहीं बचा। जो वरिष्ठ नेता है वो अलग रूप से बैठे हैं, और जो छोटे नेता है उनके पास इतना संभव नहीं कि वो किसी बड़े को समझाने के चले जाएं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम कांग्रेस के सामने है। ये कांग्रेस इसको और बड़ी प्रॉब्लम को फेस करेगी। जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, ये तमिलनाडु में फेस करेंगे, केरल में फेस करेंगे, पांडिचेरी में पहले फेस कर चुके हैं, सरकार गंवा चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा ये चिंता का समय है, बड़ा घातक विषय है उनके लिए कि वो अपने नेतृत्व में ये गंभीरता नहीं ला पा रहे कि लोग उनमें विश्वास करके उनके साथ काम कर सकें।
बिल्कुल क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए जहां भी चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस के बड़े नेता जाते हैं तो वहां पर जो वरिष्ठ नेताओं में जिनका नाम होता है कांग्रेस के, उनकी कोई लिस्ट ही नहीं है चुनाव प्रचार में भी अगर बात की जाए तो। या फिर अगर बात की जाए तो जब किसी भी, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को माना जाता है भी, और ऐसे में अगर किसी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती, गठबंधन में चुनाव लड़ती है, तो अपने आप में यही बड़ा सवाल हो जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरीके से नेता बिखर रहे हैं तो किसकी गलती मानी जाए? क्या क्षेत्रीय नेताओं की गलती है या फिर जो शीर्ष के केंद्रीय जो नेतृत्व है उनकी गलती है ये? नहीं, ये सरासर कमजोरी, गलती नहीं कह सकते, तो सरासर कमजोरी है शीर्ष नेतृत्व की। और शीर्ष नेतृत्व अब एक परिवार के हाथ में आ चुका है। अब कांग्रेस एक पार्टी न रह के, वो भी ऐसी जैसे मायावती, अखिलेश यादव जी की पार्टी है, वो भी एक ऐसी पार्टी बन गई। लेकिन इसका थोड़ा सा हमको राष्ट्रीय स्तर पर समझना पड़ेगा कि भाजपा का सबसे पहला एक वार जो होगा, जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है, वो ये होती है कि सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को खत्म किया जाए। क्योंकि देखिए, शरद पवार जी का एक लोकल स्तर पर अपना उनका प्रभाव है, नवीन पटनायक जी का अपना एक लोकल स्तर पर प्रभाव है, ममता जी का अपना एक लोकल स्तर पर प्रभाव है, कैप्टन साहब का अपना लोकल प्रभाव है। लेकिन यदि सभी पार्टियां कहीं इकट्ठी होंगी तो वो किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के अंदर में तो इकट्ठी होंगी। तो कभी भी भाजपा ने चाहे कांग्रेस किस तरह से पुनर्जीवित हो, चाहे भले नवीन पटनायक और 2 साल रह जाए, चाहे भले कम्युनिस्ट और 4 साल रह जाए, लेकिन वो चाहिए कि कम से कम जिसके नीचे सब लोग इकट्ठा होते हैं वो पार्टी खत्म हो जाए। फिर सब लोग क्षेत्रीय हो जाएंगे, फिर राष्ट्रीय कोई नहीं बचे। तो ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस के ऊपर एक वार करेगी भाजपा, और उसके जहां भी जिसके जो प्रभावशाली लोग हैं उनको तोड़ेगी। और जब आपका डिफेंस सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो बाहर की चीजें उस पर अटैक करती हैं। सेम जो हमारी बॉडी के साथ होता है वो कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस का इम्यूनिटी सिस्टम खत्म हो चुका है। राहुल गांधी की सोच बिल्कुल अलग है, प्रियंका जी की सोच अलग है, सोनिया जी बीमार हैं, और बाकी जो शीर्ष नेता थे वो अपने अकेले किनारे बैठ गए हैं। अहमद पटेल अब है नहीं। तो मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस में भी कुछ बहुत ज्यादा बचा है, कांग्रेस कुछ बहुत ज्यादा लंबा सर्वाइव करने वाली है। यदि ये स्थिति रही, जिस पार्टी में अभी तक अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ना हो सका हो, तो अभी कार्यकर्ताओं को नहीं पता हमको क्या पोजीशन मिलेगी, हमको क्या दायित्व मिलेगा। एक असमंजस की स्थिति बनी रहती है। उस असमंजस में कार्यकर्ता अपना कहीं ना कहीं दूसरा स्थान ढूंढने लगता है। जी, लेकिन इस पूरे मसले को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से केरल की महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है पार्टी पर कि बीजेपी की जो कांग्रेस की, माफ कीजिएगा, जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हैं, उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी की गई है इस पूरे मसले में। महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर टिकट नहीं दी गई है, इसी वजह से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। नहीं, देखिए, सबसे पहले हर एक पार्टी में एक शीर्ष नेतृत्व बोलते हैं, इसको हाईकमांड भी बोल देते हैं। यदि परिवार की पार्टी है तो, नहीं तो ज्यादातर एक शीर्ष नेतृत्व होता है। वो कार्यकारिणी कोई होती है, कोई प्रदेश कार्यकारिणी होती है, कोई प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, फिर कोई पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। ऐसा कांग्रेस में कुछ है ही नहीं। ना तो कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके बारे में डिस्प्यूट्स हैं, उनको उन्हीं के नेता स्वीकार नहीं करते। तो इस समय पे कार्यकर्ता साथ सामने उसका भविष्य पड़ा है, वो कहाँ जाए। जब शीर्ष नेतृत्व ही गंभीर नहीं है तो राष्ट्र नीचे कार्यकर्ता इसमें क्या कर गया। दूसरी बात, भाजपा के पास ना तमिलनाडु में कोई पूरा कैडर है, ना केरल में कोई पूरा कैडर है, ना बंगाल में कोई कैडर था। उसको वो कैडर वहीं से पार्टी तोड़कर वहीं खड़ा करना है। अब देखिए, शिवेंदु अधिकारी को वहीं से तोड़ा और ममता के सामने एक मजबूत दावेदार खड़ा कर दिया। यदि शिवेंदु अधिकारी के साथ ना था तो ममता के साथ भाजपा किसको लड़ा सकती थी? कोई आदमी नहीं था उनके पास जिसको लड़ा सकते थे। तो भाजपा की ये बहुत स्पष्ट रणनीति है। वो पहले वहीं से लोकल नेता तोड़ती है, उन लोकल नेता के साथ में ही वो आगे बढ़ती है, और बढ़ने के बाद जो कहीं नजदीक हो जाती है फिर धीरे धीरे अपना वो कैडर बना लेती। जी, तो डॉक्टर नेपाल, क्योंकि जिस तरीके से पीसी चाको ने भी अभी हाल ही में इस्तीफा दिया, उन्होंने भी यही कहा था कि केरल कांग्रेस के साथ काम नहीं कर सकता, और पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है। लंबे समय से पार्टी में अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जरूर सोनिया गांधी काम कर रही हैं, लेकिन कोई अध्यक्ष नहीं है। क्या यही वजह समझी जाए कि ये जो कांग्रेस का मैं अगर ये कहूँ, जो झाड़ू वाली कहावत है कि झाड़ू बिखर गई है, तो क्या वही स्थिति अब देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ये मुझे एक ऐसा उस चीज का एहसास हो रहा है कि कांग्रेस अब इस स्थिति में आ चुकी है, वो अपने यहाँ इंटरनल चुनाव भी नहीं कर सकती। वो यदि आप कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करना चाहें तो हो सकता है कोई आदमी के खिलाफ चुनाव भी लड़ सकता है राहुल गांधी के खिलाफ, और वो ऐसा भी हो सकता है कि राहुल गांधी को चुनाव में हरा दे। इसलिए वो कभी भी इतनी हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं कि वो अपनी इंटरनल चुनाव ही करा दे। अभी वो इस स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस को बचाना है तो ऐसा करना जरूरी भी अब यहाँ पर लग रहा है। नहीं, बचा किसके लिए रहे हैं? वो परिवार के लिए बचा रहे हैं या पार्टी के लिए बचा रहे हैं? इस पर फर्क है ना। बिल्कुल। तो आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि अब पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो परिवार पर निर्भर है। हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है।
उसमें निर्णय कौन लेगा? देखिए वही राहुल गांधी जी खुद ये नेतृत्व की जिम्मेदारी लेकर खुद इस्तीफा दे गए थे। उसके बाद उनको अध्यक्ष चुनना चाहिए था, बिल्कुल। अध्यक्ष उसको हटाने के बाद फिर सोनिया गांधी को दे दिया गया। अब फिर आवाज उठी। देखिए उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, राहुल जी के वो लोग सलाहकार आ चुके हैं जिनको राजनीतिक तजर्बा तो नहीं है। अब सुरजेवाला खुद अपनी सीट नहीं जीत सकते हैं, और जो लोग तजर्बे का नेता है वो ज्यादा जा चुके हैं। यदि कोई तजर्बे का नेता एक दो बचा है, चाहे वो गहलोत बचे हैं या आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह बचे हैं या छत्तीसगढ़ में वहां के बचे हैं, तो ये लोग वो लोग हैं जिनकी अपनी खुद की वहां पर सामर्थ्य शक्ति है, और वो कांग्रेस से जिंदा नहीं, वो अपने व्यक्तित्व से और अपने कैडर से जिंदा है। बिल्कुल। तो अब किस तरीके से कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए आगे, ताकि वो कांग्रेस अगले आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि कहीं भी असम को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं भी मजबूत स्थिति में कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। असम में हालांकि ठीक ठाक प्रभाव जो है वो कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। देखिए जब कांग्रेस ने ये गलती की थी, जब वो राष्ट्रपति उन्होंने प्रणब मुखर्जी को बनाया था, तब उस टाइम पर प्रणब मुखर्जी को यदि प्रधानमंत्री बनाते और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाते तो शायद पार्टी इतना बिखराव नहीं लेती। लेकिन उन्होंने क्या किया, पार्टी की सबसे बड़ी गलती, कोई भी पार्टी एक दिन में नहीं टूटती, पार्टी धीरे धीरे टूटती है। पार्टी में जब एक जो जमीन से जुड़े हुए नेता होते हैं उनकी अनदेखी शुरू होती है, तो फिर मैनेजर लोग आते हैं। वो मैनेजर लोग घर का प्रबंधन तो बहुत अच्छा करते हैं, आपके चारों तरफ का प्रबंधन तो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो जनता के साथ जुड़ाव नहीं रखते हैं और जनता उनसे धीरे धीरे हट जाती है, और जो जन के नेता होते हैं वो भी उनसे हटते चले जाते हैं। आप ये देखिए ना, नीतीश कुमार को करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने क्या किया, सारी पार्टी टूट गई। आज ममता के पास कौन गई? यदि ममता के पास किशोर कुमार, प्रशांत किशोर ना जाए तो शायद ममता की पार्टी नहीं टूटती। ये जो प्रबंधन के लोग जाते हैं, ये अपने नए नए आइडिया के साथ जाते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ जाते हैं, इनके पास तजर्बा तो बहुत होता है, उनके पास नॉलेज तो बहुत होती है, तजर्बा नहीं होता है। और ये राजनीति जो है वो तजर्बे का खेल है। आज मोदी को देखिए ना, मोदी जब चैलेंज करके वहां आगे आ रहे थे तो उसके पास 15 साल का तजर्बा था। बिल्कुल। अमित शाह ने भी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा और नड्डा जी को लेके आए। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी कुछ कहने को तो वो हम तो हमारे तो कह रहे हैं, मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कहने को गांधी खुद कहते हैं उच्चारण से आचरण महत्वपूर्ण। यदि आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले अपनी पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी लेके आइए। इसमें ऐसी क्या व्यवस्था है कि इंदिरा गांधी के बाद से कोई बाहर के अध्यक्ष को आप चलने नहीं देते हैं? अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको अध्यक्ष बनाइए। गुलाम नबी आजाद आज के टाइम में सबसे अच्छा चेहरा थे, बिना डिस्प्यूट के चेहरा थे, अक्रॉस द पार्टी भी एक्सेप्टेबल थे, और जो है वो एक माइनॉरिटी का चेहरा भी थे। और इसका इनकैशमेंट राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को लेना चाहिए था। राहुल गांधी कल को फिर आ सकते थे अध्यक्ष बन के। बिल्कुल। इसमें कोई ऐसी कोई तो नहीं कि आज यदि गुलाम नबी बने तो कल को राष्ट्रीय अध्यक्ष वो नहीं बन सकते, तो पार्टी बिखराव से रुक सकती थी। लेकिन जो अनुभवहीन नेताओं का जो फोकस बना है, उससे पार्टी बहुत कहना चाहिए एक इंटरनल फाइट में उलझ गई है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ना वो चुनाव करा पाएंगे, ना वो खुद अध्यक्ष बन पाएंगे, और धीरे धीरे देखिए वो निर्णय ले पाते। गोवा में सबसे पहले वो जीते थे, वो निर्णय ले पाए, और अमित शाह यहाँ से निर्णय लेकर अपनी पार्टी बना दी, अपनी सरकार बना दी। बिल्कुल। कई जगह ऐसा हुआ है जहां सरकार बनी बनाई टूट गई, मध्य प्रदेश को देखिए, और वो हो सकते हैं किसी कारण से बच गए राजस्थान में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे चुनाव खत्म होंगे आपके बंगाल के, तमिलनाडु की, फिर से भाजपा वार करेगी आपके राजस्थान, और हो सकता है इस बार वो खाली ना जाए, इस बार वो इसको भी तोड़ के चली जाए। बिल्कुल, आप बने रहिएगा डॉक्टर नेपाल हमारे साथ। तो अब बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी इस समय चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं, जहां एक तरफ अमित शाह खड़गपुर में रोड शो के दौरान जमकर गरजे और 200 सीटें से भी ज्यादा जीतने का दावा उन्होंने किया। वहीं दूसरी तरफ सीएम ममता बनर्जी चोट के बावजूद भी मैदान पर उतरी और विरोधियों पर जमकर बरसी। ममता बनर्जी ने रविवार को दक्षिणी कोलकाता में व्हीलचेयर से हुंकार भरी और उन्होंने व्हीलचेयर से रोड शो किया। ममता बनर्जी का ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा था, जो कि उनके ही गढ़ पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ, और इसके बाद वो रोड शो करते हुए हजारा पहुंची, जहां पर मंच से उन्होंने ये कहा कि मैंने जीवन में काफ़ी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज़्यादा मेरा दर्द नहीं है। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे पैर में चोट भले ही लगी हो, लेकिन पूरे राज्य का दौरा करूंगी। सीएम ममता ने मंच से यह कहा कि अगर लोग हमें वोट देते हैं तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र उनके पास लौट आए। बंगाल के खिलाफ सभी साजिशों को नष्ट किया जाएगा। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं व्हीलचेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। खेला होगा, और घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। वहीं दूसरी तरफ खड़गपुर में अमित शाह ने रैली के दौरान यह कहा कि बंगाल की जनता उनके साथ है,
रैली में उमड़ा जनसैलाब बदलाव की निशानी है। बीजेपी की चुनावी लिस्ट पर टीएमसी के सवालों पर शाह ने यह कहा कि वो क्यों डर रहे हैं, सांसद भी चुनाव लड़ सकते हैं। निश्चित परिवर्तन होगा। 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाने जा रही है। आपके इतना आज ममता बनर्जी भी व्हील चेयर में गई है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो इस बार बीजेपी का आना मुश्किल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो 2017 से बंगाल में घूमता हूँ। निश्चित बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का विजय। डॉक्टर नेपाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर नेपाल, क्या लगता है, क्या बंगाल की जनता वाकई परिवर्तन चाहती है, या फिर अब जिस तरीके से घायल शेरनी ने हुंकार भरी है व्हील चेयर पर, उसका कुछ असर पड़ेगा? देखिए, भाजपा जीतेगी या नहीं जीतेगी, 200 पार करेगी नहीं, इस पे तो मैं अभी कोई आकलन नहीं कर सकता हूँ और ये बहुत जल्दी होगा ऐसा आकलन करना, ना उचित होगा ये। लेकिन भाजपा तो वहां विजय हो चुकी है। जो भाजपा कब तक जीरो थी, वो आज भाजपा एक टक्कर में आ रही है और टक्कर भी इस कदर दे रही है कि ममता को बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ रही है। बिल्कुल। तो भाजपा का विक्ट्री तो हो चुकी है वहां पर। वो तो वहां सरकार में तो थी नहीं कि उसको अपनी सरकार बचानी है, कुछ बचानी है। ये 200 है, 150 पे भी जाती है, 100 पे भी जाती है, तो वो तो विक्ट्री ले चुकी है। अब जहां तक बात है ममता जी की, ममता जी एक बहुत अच्छी नेता है, जुझारू नेता है, शेरनी को कहते हैं, मैं भी उसको शेरनी मान सकता हूँ। लेकिन उन्होंने इस बात पे ये कहा है क्योंकि वो घायल हैं और व्हील चेयर पर वो चुनाव प्रचार कर रही हैं, इसलिए उन्होंने शायद ये बात कही है। मैं उसी पर ये बात आ रहा हूँ कि ममता जी से भी ये गलती ये हो रही है इस बार कि वो भाजपा के चुनाव नीति में ट्रैप हो रही है। जैसे कि पहले दिन ममता ने जब प्रधानमंत्री रैली में उसको कोई नोटिस नहीं करता, यदि जय श्री राम का नारा लग रहा था, जय श्री राम का नारा लगने देना चाहिए, उस पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जिस भी सलाहकार ने उनको ये सलाह दी थी, उस पर जो रिएक्शन किया, भाजपा को बैठे एक मुद्दा मिल गया। भाजपा के पास वहां ऐसा कोई काम नहीं जिसको वो दिखा सके कि मैंने ये काम किया या मैं ये परिवर्तन करने जा रही हूँ। और भाजपा के कामों के प्रति देश में कई जगह कुछ कोनों पर नाराजगी भी है, कुछ जगह यदि स्वीकार करते तो कई जगह नाराजगी भी है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड ऐसा नहीं बना था कि इसमें बहुत बड़ी लहर चल सकती थी। लेकिन बैठे बैठाए आपने एक राम का मुद्दा दे दिया और जय श्री राम का मुद्दा आते ही जनता जुड़ने लगी और फिर उसके बाद वही ममता जी मंदिर जाने लगी। अरे भाई, अपनी एक स्ट्रेटजी पे कायम रहिए। फिर किसी इवेंट मैनेजर ने बताया कि जो छोटी चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो इसको एक कहीं पब्लिसिटी में ले जाए। ममता जैसे संघर्षशील नेता को इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये उन लोगों को आवश्यकता होती जिनके कार्य में कोई दम नहीं होता, जिनका कोई जन जुड़ाव नहीं होता, जिनके पीछे जन सैलाब नहीं होता। तो ममता को उस संघर्ष में लगे रहना चाहिए था, इन सब चीजों से हट जाना चाहिए था और अपनी बात को, वो जिस बात में वो चली थी, मैं बंगाल की बेटी हूं और मैं आपके साथ काम कर रही हूँ। देखिए, ममता का कैडर कौन है? ममता का कैडर वो कैडर था जो कभी कम्युनिस्ट का कैडर था, और कम्युनिस्ट का कैडर वो था जिसमें माइनॉरिटी थी प्लस हिंदू था। लेकिन धीरे 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 पूरे बंगाल में भाजपा की स्ट्रेटजी रही कि क्या नॉन माइनॉरिटी का हिंदू कहीं भाजपा की तरफ इकट्ठा हो सकता है, जिसमें कि भाजपा काफी हद तक सफल होती दिखाई दे रही है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अनवांटेड रिएक्शन फ्रॉम ममता जी, अनवांटेड एग्रेशन फ्रॉम ममता जी। आप कह रहे हैं, अरे केजरीवाल ने भी लास्ट में स्ट्रेटजी बदली थी, उनको भी जाकर हनुमान मंदिर में सिर टेकना पड़ा था, मस्ता टेकना पड़ा था, क्योंकि उनको मालूम था जो वोट भाजपा के खिलाफ हैं वो तो आम आदमी पार्टी के पास आएंगे ही आएंगी, क्योंकि कांग्रेस यहाँ अस्तित्व में नहीं है। ऐसी ही स्थिति बंगाल में है। जो वोट भाजपा के खिलाफ हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट की हैं या कोई और अदर कास्ट की भी हैं, वो तो ममता जी को जाएंगे ही जाएंगे। उनको सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये बनानी चाहिए थी कि उनकी हिंदू वोट ना छिटके, लेकिन भाजपा उस जी पर आती दिखाई। तो बिल्कुल। अब लेकिन अब जिस तरीके से अगर ममता बनर्जी की बात की जाए, वो मंदिरों में भी जा रही हैं, पूजा अर्चना भी कर रही हैं, चंडी पाठ भी कर रही हैं सभाओं में, तो क्या अब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एक बार जब हवा चल जाती है ना, फिर लोग कहते हैं नाटक कर रहे हैं। ये जिंदगी में एक बड़ा सुझाव है
वोटर अपना मन चुनाव से बहुत पहले बना लेता है। जब इन्होंने कुछ मदरसों के लिए आपने वो दिया, उनको मौलवी को तनख्वाह देना शुरू किया, उस टाइम मंदिर वालों को, आज मंदिर वालों को आप पैसा दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके खिलाफ एक एंटी सेंटिमेंट जनरेट हो चुका है। आपने दुर्गा पूजा पे जो है प्रतिबंध लगाया, वो सेंटिमेंट जनरेट हो चुका है। आपने बहुत 2-4 लोगों को एग्रेशन में आके आपके एग्रेसिव नेता ने उसको लगा दिया। अब देखिए ना, कल आप छोटा जब इससे रिलेवेंट ही है, अखिलेश जी मुरादाबाद आए, उनको थोड़ा रिएक्शन करना पड़ा तो उनके लोगों ने उसको पिटाई कर दी पत्रकारों की। तो मैसेज क्या गया कि सपा का डीएनए ही क्रिमिनल डीएनए है और ये कभी सुधरेगा नहीं, और वही भाजपा उसको इनकेश कर ले। सेम ये हुआ कि भाजपा ने कहा कि मार दिए मार दिए मार दिए, खूनी बंगाल बन गया, खूनी बंगाल बन गया, संस्कृति का बंगाल था, खूनी बंगाल बन गया, और करते 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 बता दिया कि ममता के टाइम में सबसे ज्यादा अराजकता होगी, इसलिए यहाँ उद्योग नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ व्यापारी नहीं आ रहे, इसलिए यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है, ना धर्म सुरक्षित है ना व्यक्ति सुरक्षित है। और उन्होंने ये कहने के मैसेज दे दिया कि ममता सिर्फ प्लीजिंग की तरह, और एक दिन आपकी खुद की डेमोग्राफी चेंज कर देगी और यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या आगे बच जाएंगे। इससे हर आदमी स्केर्ड हो जाता है, और जो एक बार मन में घुस गई आदमी के, वो फिर वोट में एग्रेशन में डाल के ही आता है, उसके बाद ही खत्म होता है। जी, लेकिन अगर बात की जाए इस बार बीजेपी के चुनाव प्रचार की, तो अभूतपूर्व चुनाव प्रचार बंगाल में किया जा रहा है। धुआंधार रैलियां, अगर मैं कहूं कि यहाँ पर सभी कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, धुआंधार जो रैलियां हैं, इनके जो तैयारियां हैं, कार्यक्रम हैं, वो मतलब बहुत अभूतपूर्व तरीके से वहां पर रखे गए हैं, और उसमें काफी जनसैलाब भी वहां पर दिखाई दे रहा है। तो क्या इसको ये समझा जाए, भले ही जीत हो भले ही हार हो, चट भी बीजेपी की और पट भी बीजेपी की इस बार? बिल्कुल। अरे बेटी, 2 से आदमी 100 पर पहुंच जाए तो उसकी जीत ही है ना। उसने खोया नहीं ना, उसने गेन किया ना। बिल्कुल। और भाजपा की सबसे अच्छी बात यह है, भाजपा के नेतृत्व की, पर्टिकुलरली अमित शाह जी की अच्छी बात यही है कि वो चुनाव, चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा का हो, वो पूरी तैयारी के साथ में, पहले आज से 4 साल पहले उन्होंने अपनी पूरी टीम, जो अलग अलग टीम थी, जिसका अपना अपना अलग अलग काम था, वो उन्होंने एक एक जिले में डिप्यूट कर दी थी। कौन आदमी टूट सकता है, कौन आदमी की क्या कमजोरी है, उसको किस पॉइंट पर तोड़ा जा सकता है, उसके पीछे कितनी वोट आ सकती हैं, ये पूरा मैथमेटिक्स उनके द्वारा 1 साल पहले पूर्ण कर लिया गया था। उनका पूरा आईटी सेंटर वहां बैठा है। आज यदि ममता जी को चोट लगती है, ममता जी यदि सहानुभूति लेना चाहती हैं, तो शाम तक 100 वीडियो ऐसे दिखा देंगे जिसमें ममता के साथ चोट नहीं, दुर्घटना है, उन पर वार नहीं, प्लानिंग है। और ममता की खुद की स्ट्रेटजी बताएंगे, उसको ममता को बताएंगे कि ड्रामा है, और शाम को उसको ड्रामा प्रूव करके लोगों के जहान में बैठा देंगे। इतना तेज ममता का सिस्टम नहीं चलता जितना भाजपा सिस्टम से चलता है, और ये स्ट्रेटजी का फेलियर है। युद्ध में एक ही चीज काम नहीं करती, जोश काम नहीं करता, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी काम करती हैं, और ये एक बहुत बड़ा युद्ध है। बिल्कुल, क्योंकि देश की अगर बात की जाए तो देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं, शायद किसी भी राजनीतिक दल में पन्ना प्रमुख नहीं है जो कि बीजेपी के हैं। एक राष्ट्रीय पार्टी, और हर राज्य में इसी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी के साथ चल रही है बीजेपी। हर पार्टी में सिर्फ अब एक चेहरा बचा है। आप नवीन पटनायक में जाए, सिर्फ नवीन पटनायक का चेहरा है। आप सपा में जाए तो मुलायम चेहरा थे, या अखिलेश चेहरा है। मायावती के यहाँ जाए तो सिर्फ मायावती चेहरा है। कांग्रेस में जाए तो सोनिया परिवार एक चेहरा है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें वो सभी चेहरों को साथ लेकर अपनी स्ट्रेटजी बनाने सफल होती है। उसके 10 मंत्री भी वहां जाने तैयार हैं, उसके 100 कार्यकर्ता भी वहां जाने तैयार हैं, उसके विभिन्न प्रांतों से। आपने तो ये कहा कि वहां 6 मंत्री गए हैं, 10 MP बैठे हैं। अरे नहीं, वहां हजारों कार्यकर्ता पता नहीं अलग अलग प्रदेश से गए। पटेल लोग पटाने के लिए गुजरात के लोग गए हैं, मारवाड़ से लोग मारवाड़ी को पटाने के लिए गए हैं, जैन को पटाने के लिए पीयूष गोयल जी गए हैं, सरदार को पटाने के लिए कोई तीसरा व्यक्ति गया है। एक एक स्ट्रेटजी के तहत उनके पास हजारों व्यक्ति, एक 100 व्यक्ति को पकड़ कर लगे हुए हैं। ममता के लिए कितना लड़ेगी? और ममता के ऊपर फिर डाल दिया गया कि ममता तो अब सबकी दीदी नहीं रही है, एक बेटे की बुआ बन गई है। और बेटा, बुआ का बेटा जो है, कहीं ना कहीं किसी से उसको लिफ्ट कर दिया गया है। तो भाजपा चारों तरफ से वार करती है, और वो चारों तरफ से वार करने के बाद में आदमी को इतना विचलित कर देती है कि वो कुछ ना कुछ गलती कर जाता है। ये विचलन की गलती थी जब उसने जय श्री राम का विरोध किया। जी, और अगर बात की जाए जो यशवंत सिन्हा जैसे जो बीजेपी के नेता हैं, कुछ ऐसे नेता बीजेपी के टीएमसी में भी जा रहे हैं जो ममता बनर्जी की तारीफ भी कर रहे हैं, तो उसका कोई असर पड़ता हुआ दिखाई देगा इन चुनावों पर?
ये फेस शेविंग है। अब ये फेस शेविंग है। यदि उनको अब दिखा ना सब टूट के जा रहे तो कोई ना कोई कैसा चाहिए। मैंने बताया ना, ये सब अब ममता जी की प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनके साथ एक इवेंट मैनेजमेंट के जो आदमी जुड़े हैं वो अब इवेंट कर रहे हैं कि साहब हम चलो यशवंत सिन्हा को ले आते हैं। अरे यशवंत सिन्हा का प्रभाव कितना है? शुभेंदु अधिकारी को तोड़ के यशवंत सिन्हा को आप लेकर जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। आपको बचाना था तो शुभेंदु अधिकारी को बचाना था, आपको बचाना था तो आपके जो एमपी टूट के हैं उनको बचाना था, आपको जो आपके विधायक जो टूट के जा रहे हैं उनको बचाना था। आप जिनको जो जनप्रतिनिधि थे, जिनके पीछे जनता थी, जो आपके स्ट्रेटजिस्ट थे, जिनके पीछे जनमानस था, आपने उनको छोड़कर आप उन लोगों को लेकर आ रहे हैं जो अपने राज्य में अपनी खुद की सीट नहीं जीत सकते। और अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी ही दिखाई दे रहा है। अभी भी इस तरीके की कोई रणनीति शायद टीएमसी के पास नहीं है कि जो नेता जाने वाले हैं, क्योंकि एक तो ये सबसे बड़ी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती कर दी है कि सभी सीटों पर जो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है टीएमसी की तरफ से, अब जिनको टिकट नहीं मिला उनमें नाराजगी भी है। देखिए, विधायक की सीट में 5,000 6,000 वोटें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डालती है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक सीट से विधायक है तो उसके लिए 5,000 6,000 वोट अपनी पक्की बन ही जाते हैं पूरे चुनाव काल में। 4 लाख 4.5 लाख रुपए 4.5 लाख वोट की एक विधानसभा होती है, उसमें 5 से 7,000 वोट पर कम से कम 30% सीटें जीती जाती हैं। तो यदि नाराज विधायक अपनी 5,000 7,000 वोट भी तोड़ के ले जाता है तो भाजपा काम तो उसकी पार्टी ने खुद ही कर दिया ना। बिल्कुल। और भाजपा क्या करेगी? जिनको टिकट दे देगी उनको टिकट दे देगी, जिनको टिकट नहीं दे देगी उनको कुछ धन से मदद कर देगी, तुम खड़े रहो, चुनाव लड़ते रहो। 5,000 वोट तो देकर तो निर्दलीय लड़ो चुनाव, 10,000 वोट तो लेके जाओगे ना अपने पास से, 5,000 वोट तो लेके जाओगे ना अपने पास से। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका नुकसान कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान उसका टीएमसी को होने वाला है। क्योंकि ममता अकेली है, उनके पास कोई मैच्योर नेता अभी बचा नहीं है। मैच्योर नेता सब उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। एक सिर्फ नॉन पॉलिटिकल आदमी एक एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर हैं। मैं कहता हूं 100% ममता जी जीत जाएंगे, मुझे कोई शक नहीं हो सकता, वो बिल्कुल जीत भी जाए। लेकिन अभी अपैरेंटली ऐसा लगता है कि ममता जी बहुत संघर्ष कर रही हैं और वो यदि जीतेंगी तो बहुत कॉर्नर के साथ निकलती हुई जीतती दिखाई दे रही हैं। अभी लगता है कि जब भाजपा धीरे धीरे इसकी स्टेट जोर चलाएगी तो कहीं ना कहीं वो इसको इस बार निकालने की कोशिश करेंगे और हो सकता है उसमें सफल हो जाए, क्योंकि ममता के पास कोई भी बड़ा नेता अब नहीं बचा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा है कि जन नेता हैं ममता बनर्जी, तो क्या एक ऐसे इतने बड़े जन नेता ने अपना सब कुछ एक जिस तरीके से आपने कहा कि एक मैनेजर को दे दिया है, अब उन्हीं के इशारों पर एक कठपुतली की तरह ये काम कर रही है? मजबूरी है, क्योंकि नेता लोग छोड़कर जा चुके हैं। और उसके देखिए, जन नेता नरेंद्र मोदी भी थे, लेकिन क्या आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ने अकेले चुनाव जीता है? यूपी का चुनाव जिताने वाले अमित शाह थे, उसकी चक्रव्यूह रचना थी। लेकिन ममता के पास कौन है? सोनिया के पास राहुल गांधी है, राहुल गांधी के पास कौन है? अखिलेश यादव के पास कौन है? बिल्कुल। पार्टी में हर एक व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है। कोई वित्त देखता है, कोई संसाधन देखता है, कोई स्ट्रेटजी प्लानिंग देखता है, कोई आईटी सेक्टर देखता है, कोई वुमेन विंग को देखता है, और उसकी बहुत सारी बड़ी सब संख्या बनके देखिए, भाजपा के साथ सबसे बड़ा ताकत, सबसे बड़ा संघ का संगठन है। बिल्कुल। संघ का संगठन, जहां किसी का संगठन में आपको संघ का संगठन मिल जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नेपाल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण बातचीत आपने की, और जिस तरीके से बंगाल के चुनाव में अब दिख रहा है बीजेपी वर्सेस टीएमसी, वहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर नेपाल का ये मानना है कि बीजेपी भले ही हार जाए या जीत जाए, लेकिन चट भी बीजेपी की और पट भी बीजेपी की ही दिखाई दे रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिले स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की संदिग्ध मौत को लेकर के शक के दायरे में आए क्राइम ब्रांच के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को लेकर के सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र एटीएस ने बुधवार को वाजे से करीब 10 घंटे पूछताछ की है और इसके बाद शनिवार रात उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सचिन वाजे के शिवसेना से अच्छे रिश्तों के चलते सियासत गर्मा गई है और इस मामले की एनआईए की टीम भी जांच कर रही है। बीजेपी ने वाजे के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है और वहीं महाराष्ट्र की शिवसेना सरकार उनके बचाव में उतर आई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने वाजे को एक ईमानदार और सक्षम अधिकारी बताया। वहीं उन्होंने बीजेपी को चेतावनी भी दी है
कि जल में रहकर के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। इधर अब कोर्ट ने वाजे को 25 मार्च तक के लिए एनआईए की कस्टडी में सौंप दिया है और एनआईए ने कोर्ट में दलील दी थी कि ये बड़ी साजिश है और इसमें कई लोगों के शामिल होने की आशंका है। एनआईए अब वाजे का हर उस व्यक्ति से आमना सामना कराएगी जिसका इस मामले में नाम सामने आ रहा है। दरअसल 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो कार मिली थी जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें थी और इस गाड़ी के मालिक ठाणे के व्यापारी मनसुख हिरेन का संदिग्ध हालत में हाल ही में शव भी मिला था। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की जांच एटीएस को सौंपी थी, लेकिन इसकी जांच एनआईए भी कर रही है। उधर एंटीलिया केस में एटीएस ने इनोवा कार का रहस्य सुलझाने का दावा कर लिया है और जांच में यह सामने आया है कि ये इनोवा कार मुंबई पुलिस की अपराध शाखा यूनिट की है। इस मामले में मुंबई पुलिस के एक और अधिकारी रियाज काजी से भी पूछताछ की जा रही है और इसी इनोवा से संदिग्ध स्कॉर्पियो में जिलेटिन की छड़ें रख करके वो भागे थे। लॉ इट विल टेक ओन कोर्स आज पर जो एनआईए के जो नाम्स है वो नाम्स के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, संजय राउत कह रहे हैं सेंटर की जो एजेंसीज हैं वो इंटरफेयर कर रही है, उनका दखलंदाजी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इंटरफेरेंस कर रही है इन्वेस्टिगेशन में। जो ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट्स के ऊपर देश भर में जिधर भी होते हैं एनआईए को पूरा अधिकार है। अभी पहली बार नहीं है, मुंबई में पहले भी बहुत बार इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं एनआईए के पास केसेस भी है। नॉट ओनली इन मुंबई, देश भर में जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, टेररिस्ट केसेस होते हैं, उस केसेस में टेररिस्ट लिंक रहते हैं, उसमें ज़रूर एनआईए उस विषय पर इन्वेस्टिगेशन बहुत बार कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। ऐसा कोई स्पेशल बॉम्बे के पुलिस के ऊपर हो, दूसरे प्रांत के सरकार के ऊपर हो, ऐसा उस दृष्टिकोण में एनआईए कभी नहीं देखते हैं। ओनली एनआईए टेररिस्ट एंगल पे ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं उसमें। चलिए, बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए एएनपी न्यूज़ के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की,